ठीक है। जैसे है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूटन, पहला नंबर न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है, यानी ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का गुण किस पर लगेगा। ठीक है, तो जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है या किसी वस्तु में होता है या किसी भी वस्तु में नहीं होता है या गतिशील वस्तु में होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है, यानी आंसर ऐसे ही होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला बल का अनुभव हमें किससे होता है। ठीक है, देखकर, महसूस कर या पिंड में होते परिवर्तन या परिकलन कर। तो देखकर हमें नहीं लगता है कि बल का अनुभव हमें देख के नहीं पता चलता है और महसूस करके भी नहीं, बल्कि यहाँ पर आंसर होगा हमारा पिंड में होते परिवर्तन से ही पता चलता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तल पर विरामावस्था में स्थित पिंड को चलने के लिए क्या चाहिए, संतुलित बल, असंतुलित बल या मात्रा एक आरोपित बल या गुरुत्व बल। तो आंसर होगा असंतुलित बल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी सतह पर गतिमान हो चुके पिंड को चलते रहने के लिए कैसा बल चाहिए, संतुलित या असंतुलित या कोई बल नहीं या गुरुत्व बल। तो आंसर होगा हमारा संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु किसी सतह पर गतिमान हो चुका है तो पिंड को चलने के लिए संतुलित बल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है रुकी हुई कोई ट्रेन जब अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगती है, तो इसकी व्याख्या किस आधार पर करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है आरोपित बल या आरोपित त्वरण या विराम जड़त्व या गतिमान जड़त्व। तो आंसर होगा विराम जड़त्व। क्यों, क्योंकि जड़त्व बिल्कुल अपने विपरीत का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जब कोई ट्रेन जो है झुकी हुई मतलब रुकी हुई है और उस पर बैठे यात्री जब ट्रेन अचानक से चलती तो पीछे की तरफ झटका लगती है, तो ये विराम का जड़त्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलती ट्रेन जब अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुकती है, तो मतलब आगे की ओर झटका लगती है। तो इस तथ्य की व्याख्या किस आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला अवमंदन बल या अवमंदन त्वरण या विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व। तो मतलब कि जब ट्रेन रुकी थी तो विराम अवस्था में था, तो विराम का जड़त्व लगा जब अचानक से चली। अब जब गति हो रही थी तो अचानक से रुका गया, तो इसका मतलब ये होगा गति का जड़त्व नियम के आधार पर इस तथ्य को बोल सकते हैं। ओके, तो आंसर हमारा डी सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जैसे बोला किसी पिंड पर बल केवल संस्पर्श से ही यानी कि कंटेंट से ही लग सकता है, या कथन अर्थहीन है, असत्य है, सत्य है या अनावश्यक है। तो आंसर हो जाएगा ये कथन जो है असत्य है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊंचे कूद में दूसरी ओर गद्दा लगा देने से चोट कम लगती है क्योंकि पैर पर बल नहीं लगता है, या गद्दा मुलायम होता है, या पैर के रुकने का समय बढ़ जाता है, या स्वाभाविक है। तो आंसर होगा पैर के रुकने का समय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से ऊंची कूद में दूसरी ओर गद्दा लगा देने से चोट कम लगती है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्केबाजी में जब प्रतिद्वंदी प्रहार करे तो दूसरे खिलाड़ी को चोट को न्यूनतम बनाने के लिए अपने चेहरे को क्या करता है, पीछे की ओर खींचना चाहते हैं, या दाएं ओर ले जाना चाहता है, या बाएं ओर ले जाना चाहता है, या आगे बढ़ाना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा पीछे की ओर खींचना चाहता है, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड की विरामावस्था में जड़त्व का निर्धारण किस भौतिक राशि से होता है, भार, आयतन, द्रव्यमान या घनत्व। तो हम कह सकते हैं अगर जड़त्व की बात जब भी आती है तो वहाँ पे उसका द्रव्यमान उसका मात्रक हो जाएगा, यानी केजी, यानी आंसर जो है हमारा आंसर द्रव्यमान होगा, यानी सी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जब किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गति के उच्चतम बिंदु पर उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, जब हम नीचे से पत्थर को ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे तो उस सबसे ऊंचे पर उसका त्वरण क्या होगा, 0 या हो जाएगा 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या नियत रहेगा, या पता नहीं चलता, ये पता नहीं। तो आंसर होगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा सबसे ऊंचाई पर। ओके, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग, यहाँ पर क्या पूछा था, त्वरण जो मीटर पर सेकंड था, अब यहाँ पे वेग क्या होगा, तो वेग हो जाएगा 9.1 मीटर पर सेकंड, या पता नहीं, या नियत, या शून्य। शून्य होगा, क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर फेंकेंगे यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये पत्थर ऊपर चलती है, ऊपर चलने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, उसकी चलने का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर से वो नीचे आने शुरू हो जाएगा पूरे स्पीड के साथ। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाए तो उसकी गति उच्चतम बिंदु पर उसका वेग जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर डी सही होगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी पिंड पर बल का आरोपण केवल तभी हो सकता है जब हम पिंड के संपर्क में हो, यह कथन कैसा है, सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है, या गति के नियम अनुसार है। तो आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए क्योंकि किसी पिंड पर बल का आरोपण केवल तभी हो सकता है, ऐसे तो बात नहीं है ना, मतलब ये वाला बात क्या है, असत्य हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अचर बल नियत द्रव्यमान वाले पिंड पर लगकर कैसी गति पैदा करेगा, नियत त्वरण वाला, नियत वेग वाला, नियत संवेग वाला, या अनियमित वाला। तो आंसर हो जाएगा नियत त्वरण वाला। ठीक है, जब एक अचर बल नियत द्रव्यमान वाले पिंड पर लगकर गति कैसे पैदा करती है, नियत त्वरण वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, यहाँ पे बोला किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है, आधा होता है, या दुगुना होता है, या चौगुना होता है, या चौथा होता है। तो आंसर हो जाएगा, अगर हम किसी गतिशील पिंड का वेग को आधा करेंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, आधा हो जाता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिफल में संबंध बताएं। तो क्या होता है, क्या ये बल एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या इसका परिणाम जो है बराबर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, किंतु इसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो आंसर जो होगा हमारा सी नंबर होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 का, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी आम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग क्या होगा, ये दोनों का गुणनफल होता है, मतलब कि हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, जब हम संवेग निकालेंगे, ठीक है, संवेग, तो इसका हो जाएगा कि द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को एम हमने माना है और बी को हमने वेग को क्या माना, भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा एम भी, दोनों का गुणनफल होता है, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा डी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, संवेग के संरक्षण पर कार्य करती है रॉकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 20 का, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है, ए नंबर पर बोला द्रव्यमान तथा त्वरण द्वारा, या द्रव्यमान तथा समय द्वारा, या द्रव्यमान तथा वेग द्वारा, या द्रव्यमान तथा बल द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, ठीक है, एम इंटू वी, यही तो जानते हैं कि हमने अभी देखा एम भी, तो एम फॉर द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, वे फॉर वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यानी आंसर हमारा सी सही होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल हमेशा वृद्धि होती है या उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है या उस पर हमेशा बल कार्य करता है। तो यहाँ पे बोला जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, ठीक है, तो उस पर हमेशा जो है उस पर बल हमेशा बल कोई बल कार्य करता है, कोई भी बल कार्य करता है हमेशा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बोला गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं या वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं या वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं या वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया हो। अगर यदि यहाँ पे बोला है बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, तभी हम न्यूटन के दूसरे नियम के अंतर्गत वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ओके, जब उसका द्रव्यमान और परिणाम दिया हुआ हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। तो गेंद रुकने की वजह धीमी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास हिट नहीं किया। वो तो जितना भी जोर मारे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बल रुक भी करेगा जब वो ज़मीन पे लुढ़कती है। तो फिर बोला है वे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है या गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करती है, या आंसर होगा गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है अतः गेंद विरामावस्था में आने की प्रयास करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जब मान के चलिए ये क्या है, क्रिकेटर है, इन्होंने क्या किया, गेंद को मार दिया, तो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे जंप करते करते बल क्या हो जाती है, एकदम पूरी तरह से विरामावस्था हो जाती है। इसका रीज़न होगा कि आंसर क्या होगा कि गेंद पर गति की दिशा, कि मान लिया ये गेंद इधर जाना चाहता है लेकिन रुकने वाला बल इसको ऐसे करके रुकता है। तो मतलब कि एक तरह से हो गया कि गेंद पर गति की दिशा विपरीत एक बल भी कार्य करता है जो उसको रोकने का पूरी तरह से जोर लगाता है। तो आंसर हमारा सी नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है कि उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, जिस वजह से जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा हो तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा या कि वस्तु की समानुपाती होगा, यानी वेग के, या वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगी या वस्तु की जड़त्व के समानुपाती होंगे। तो आंसर होगा कि त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा, यानी कि हमारा आंसर ऐसे ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा 26 का। इसमें बोला है किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला भार, चाल, त्वरण या स्थिति, तो आंसर हो जाएगा हमारा त्वरण, ठीक है, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, ठीक है, बल या त्वरण, या फिर हम कह सकते हैं वेग अपूर्ण में त्वरण या दूरी अपूर्ण में वेग, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बल और बल अपूर्ण में त्वरण, ठीक है। ये द्रव्यमान के संबंध को दर्शाता है, यानी कि बल के अपूर्ण में कि बल बटे त्वरण, ठीक है। ये किसके संबंध को बताता है? द्रव्यमान को, ठीक है। अब यानी मास को दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 केजी ग्राम मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी डी नंबर आंसर सही होगा।
नेक्स्ट है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 9.8। ठीक है, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें बोला कि गति करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या पता चलता है। हाँ, क्या है यहाँ पर ए नंबर पर दिया है, भार ज्ञात कर सकते हैं या वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, या सी नंबर पर है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं या स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर।